गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी आती है, देखिए इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि बेसिक फंडामेंटल में कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की बात की जाए तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी डेटा को प्रोसेस करने वाला एक भाग होता है, और इस भाग को हम जनरली जिस नाम से जानते हैं वो आपका कौन सा होता है? कंप्यूटर होता है। तो अगर आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, कौन सी? लैटिन लैंग्वेज। और कौन से शब्द से? कंप्यूट। कंप्यूट का मीन क्या होता है? कैलकुलेशन करना होता है। और जब भी किसी भी कंप्यूटर के रेफर में हम बात करें, रेफरेंस में बात करें, तो इनपुट का मीन किससे होता है? डेटा। किससे होता है? डेटा। तो यार है कि कोई भी रो मटेरियल हो, रो फैक्ट हो, आपके जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा। और डेटा भी अलग अलग तरह का हो सकता है। तो हमने कैटेगरीज में डिस्कस किया था डेटा की, एक सांख्यिकी या स्टैटिस्टिकल। अगर स्टैटिस्टिकल की बात की जाए तो डेटा कितने प्रकार का होता है? कितने? दो प्रकार। कौन कौन सा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जिसे काउंट कर सकें, जिसे किसी वैल्यू के रूप में बता सकें, वो कौन सा? क्वांटिटेटिव। और अगर जो किसी विशेषता को, गुणवत्ता को बताने के काम आता है, वो कौन सा? क्वालिटेटिव। ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेटा हो सकता है। ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा आपके दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ोगे उसमें भी डेटा दो तरह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। और कभी कभी हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की भी बात करते हैं। ठीक है। कभी भी किसी भी सिस्टम की बात की जाए तो उस सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक साइकिल पर बेस होती है। और इस साइकिल में सबसे पहला कार्य जो होता है वो कौन सा होता है? साइकिल में सबसे पहला वर्क कौन सा होता है? इनपुट का। किसका होता है? एयरपोर्ट। इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट। और हमें जो भी आउटपुट मिलता है डेटा से उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? और डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों को प्रोसेस कर लिया जाए तो नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। और सही नॉलेज के आधार पर किसकी बात होती है? विजडम की यहाँ पर बात होती है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है। इसके बाद में यहां पर हम कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर की विशेषता, तो कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी किसी भी गणना को कर सकता है। ये विशेषता क्या होती है? स्पीड। क्या मानी जाती है? स्पीड। जनरली किसी भी माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर होती है? माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड जनरली किसमें? माइक्रो सेकेंड। किसमें? माइक्रो सेकेंड। और नैनो कंप्यूटर की? नैनो सेकेंड। क्वांटम कंप्यूटर की? पिको सेकेंड। और जनरली आजकल जो सीपीयू यूज करते हैं उसकी क्लॉक स्पीड किसमें होती है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब? हर्ट्ज का क्लॉक साइकिल पर सेकंड। साइकिल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा अधिक मात्रा में डेटा के स्टोर करने वाली विशेषता क्या कहलाती है? स्टोरेज। क्या कहलाती है? स्टोरेज। ठीक है। जब भी किसी भी कंप्यूटर के संदर्भ में हम बात करेंगे, कंप्यूटर दिए गए निर्देश या प्रोग्राम के आधार पर एकदम सटीक रिजल्ट देता है। ये विशेषता कौन सी होती है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर के संदर्भ में गीगो का पूरा नाम क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कंप्यूटर की एक विशेषता जो अडेप्टेबल होती है या विभिन्न प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती है, वर्सेटिलिटी। क्या होती है? लगातार घंटों तक कार्य करने वाली विशेषता डायलिजेंस। क्या कहलाती है? एक बार निर्देश देने या प्रोग्राम को लोड करने के बाद बहुत कम मानव हस्तक्षेप के कार्य करने वाली कौन सी? ऑटोमेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या कंप्यूटर में आईक्यू लेवल होता है क्या? हाँ या नहीं? नहीं होता है।
ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम कंप्यूटर की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री आपकी मेन होती है। ठीक है, जिसमें प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र माना जाता है उसे क्या कहते हैं? एबेकस कहते हैं। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए उसमें से पहला कंप्यूटर कौन सा था? डिफरेंस इंजन। दूसरा कौन सा? एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन कौन से साल में बना था? 1800। बाई एनालिटिकल इंजन 1837। और ये वो कंप्यूटर था जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही वह कंप्यूटर था जिसे पहली बार प्रोग्राम करने योग्य बनाया गया। और पहली बार प्रोग्राम लिखने वाला कौन? लेडी लवलेंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो पार्ट आता है वो हिस्ट्री का पार्ट आता है। अब देखिए, पिछली बार एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, वो है जनरेशन, और रेंडमली हर पेपर में आता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें जनरेशन्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। रिसेंटली जो सीटी का पेपर हुआ था पहले, उसमें भी क्वेश्चन आया वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में थे। वैक्यूम ट्यूब का क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। तो यहां पर देखो, जो कंप्यूटर्स आज हम बात कर रहे हैं, जिन कंप्यूटर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किसके बेस पे किया गया है? जनरेशन। तो ये देखो, यहां पर एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक है देखो, लेकिन यहां पे क्या होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, अलग अलग कंप्यूटर्स के नाम सुने होंगे, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जैसे आईबीएम, आईबीएम 405 ऐसा नाम आ गया। आईबीएम 405 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है बताओ? आईबीएम 405 का आविष्कार कौन से वर्ष में हुआ? हम्म हम्म, वो नहीं अभी चल रहा हूं 1934 में। 1934 में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन 19.34 मिनट में क्या हुआ सबको पता है। नहीं पता तुम्हें? अरे, नहीं पता तुम्हें? कौन सी दुनिया में हो तुम? हैं? चलिए, थोड़ी देर बाद में याद आएगा तुम्हें, हैं, कि क्या है वो। अभी इंटरनेट में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज है ये, जनरेशंस। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए कि ये जो पार्ट आता है जिसे पीढ़ियां कहते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड जो पार्ट आपको यहां पर याद रखना है कि आपकी हार्डवेयर की बात हो सकती है। ठीक, किसी भी हार्डवेयर के बारे में पूछा जा सकता है, या टेक्नोलॉजी कि कौन सी तकनीक आपकी यूज होती है, कौन सी विशेषताएं हो सकती है। और अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम्पल्स कहा सकता है, ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं? उदाहरण। ठीक है, एग्जाम में देखो, पिछली बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। अब देखिए, यहां पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सब जगह ईयर वाली प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे कौन सा ईयर हम कंसीडर करें। तो वैसे देखो, आपके कोई भी एग्जैक्ट ईयर नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं? आपके लगभग समय माने जाते हैं कि भाई इस समय की कहानी है, इस समय में कौन सा फर्स्ट जनरेशन है, इसमें सेकंड जनरेशन है। और रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो सारा का सारा कैसा होता है? अप्रोक्सीमेट माना जाता है। और हम भी अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी जनरेशन की? फर्स्ट जनरेशन की। देखिए, फर्स्ट जनरेशन की कहानी जो है हम लगभग मान के चलते हैं 1942 से लेकर लगभग 1954। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में मिलेगा कि भाई 1944 से लेकर 1959 है। आपको ये याद रखना है कि भाई 40 में शुरू हो रही है और 50 में जाके खत्म हो रही है, 50 वाला कोई भी वर्ड यूज हो। तो यहाँ पर देखो, मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां से डायरेक्ट आते हैं कि भाई हार्डवेयर, कि आपके हार्डवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पीढ़ी में जो प्रमुख रूप से जो हार्डवेयर आपका था, वो हार्डवेयर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब।
ठीक है, जिसे सामान्य रूप से हमारे द्वारा हिंदी में निर्वात नलियां कहते हैं, या इसे वैक्यूम वॉल के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो इनिशियल लेवल पे जो आपके कंप्यूटर्स बने उनमें वैक्यूम ट्यूब था। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है कि एग्जामिनर देखो घुमाने के लिए क्या कर देता है, जैसे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा। इस पीढ़ी में प्रमुख रूप से जैसे कंप्यूटर कौन से थे, एनिएक था, ठीक है, आपका यूनिवेक फर्स्ट था, इसी तरीके से कौन सा था, एडवेक था, इसी तरीके से कौन सा था, एडसेक था। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बना देता है कि भाई यूनिवेक कंप्यूटर किस महत्वपूर्ण कंपोनेंट पर आधारित है। अब अलग तरीके से तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवेक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पर बेस है, वैक्यूम ट्यूब। पिछली बार एक नाम आपका और क्वेश्चन में शामिल किया गया था जिसका नाम क्या था, आईबीएम का 701। ठीक है, तो ये तो आपके थे। साथ में हमें याद रखना कि साहब इनपुट आउटपुट में कुछ डिवाइस है क्या। तो प्रमुख रूप से इनपुट आउटपुट में हम प्रमुख रूप से कौन सी डिवाइस यूज करते थे, पंच कार्ड। और आप सभी को पता है कि पंच कार्ड के जनक कौन है, हरमन हॉलरीथ। हरमन हॉलरीथ ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था, टैबुलेटिंग मशीन। कौन सी थी, टैबुलेटिंग। और हरमन हॉलरीथ वही व्यक्ति है जिन्होंने कौन सी कंपनी की नींव रखी थी, आईबीएम। जो आज आईबीएम हम यूज करते हैं वो है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर हमें एक और चीज याद रखनी है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ये लैंग्वेज में पढ़ोगे आप कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो फर्स्ट पीढ़ी की जो प्रमुख रूप से जो भाषा है वो भाषा कौन सी भाषा है, मशीन भाषा। क्या हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो मशीन भाषा आपकी होती है। तो यहां पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 99.99% जो पहला क्वेश्चन बनता है वो आपके हार्डवेयर का बनता है। बाकी अगर बात करें क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। पहली बार एग्जाम्पल पूछा गया था कि कौन फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो याद रखना कि जब भी आपकी जनरेशन पूछी जाए तो इसमें याद रखिए 1942 से लेकर लगभग 1954 का समय कौन सी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन की महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लिया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने से कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए प्रमुख रूप से यहां पर किसका यूज होता था, पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ में हम डेटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग करने के लिए एक कंपोनेंट का यूज करते थे जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन था, वैक्यूम ट्यूब तथा मैग्नेटिक ड्रम वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं। तो कौन सी पीढ़ी के हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो इनपुट आउटपुट प्रमुख रूप से पंच कार्ड के माध्यम से होता था, या फिर हम कहते हैं कि शुरुआत में किसका भी उपयोग होता था, पेपर टेप। कोई पेपर टेप के माध्यम से भी यूज करते थे। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज मानी जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आपको पता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर जिसमें जीरो और एक में। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, एट द फर्स्ट जनरेशन के एंड में एक नई लैंग्वेज बनी जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो असेंबली लैंग्वेज को कौन सी जनरेशन में शामिल किया गया है, फर्स्ट जनरेशन। लेकिन वास्तव में वो एट द एंड, जैसे हम कहते हैं ना सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की है, तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में थी नहीं, लेकिन सेकंड जहां खत्म हो रही थी 1972 में बननी गई। अब ना उस समय वो पैरेलल में चल रही थी, इसलिए हम उसको कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन कहते हैं। कई बार उसको ऐसा कहते हैं ना मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो यहां पर इसमें ये याद रखना। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में जो भी आपकी समस्या आई उनको दूर करने के लिए हमारी सेकंड जनरेशन, ठीक है, दूसरी पीढ़ी। तो यहां पे लगभग समय हम मानते हैं कि 1954 से लेकर लगभग 1965 का समय कौन सी जनरेशन है, सेकेंड। ठीक है, अब हम कहते हैं कि साहब जो वैक्यूम ट्यूब था उस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, ट्रांजिस्टर। तो याद रखना कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपके ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया।
और यहां पर हम कहते हैं कि आपकी मेमोरी के रूप में आगे हम पढ़ेंगे एक मेमोरी काम में ली गई, और वो मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? कोर मेमोरी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी सेल से बनी एक मेमोरी होती है जिसे कोर मेमोरी, और कोर मेमोरी इज द इनिशियल फेज ऑफ रैम। जो आज रैम यूज करते हैं उसका प्रारंभिक रूप कौन सी मेमोरी कहलाती है? कोर मेमोरी। ठीक है, इसमें अगर बात करें, स्टिल वी आर यूजिंग पंच कार्ड। ठीक है, ठीक है, इसलिए याद रखने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रमुख रूप से यहां पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली। ठीक है, हम कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज के साथ में दो अन्य लैंग्वेज और बनी। ठीक है, जो आपके काम में ली गई है जिसका नाम कौन सा है? कोबोल। और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है? फोर्ट्रन। बताओ, कोबोल और फोर्ट्रन कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल है या लो लेवल लैंग्वेज है? कौन सी है? हाई लेवल या लो लेवल? हाई लेवल। तो हम कहते हैं कि अब जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से, लेकिन वास्तविक रूप से यहां पे इनिशियल लेवल पर ये आपके दो कंपोनेंट यूज होने लगे। देखिए, कंप्यूटर्स भी बनना शुरू हुए। अब आपके शुरुआत में कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए हम कंप्यूटर बनाना शुरू किए। तो जैसे आईबीएम कंप्यूटर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आईबीएम का 7030 आ गया, ऐसे हम कहते हैं कि आईबीएम का 7094 आ गया। तो ये कौन सी जनरेशन में है? आपके सेकेंड जनरेशन में। ऐसे ही हम कहते हैं आईबीएम की एक सीरीज शुरू हो गई है जिसका नाम है आईबीएम, ठीक है, 1400 सीरीज। जैसे पिछली बार एग्जाम में 1401 नाम था, तो वो इसी सीरीज का है। ठीक है, इसी सीरीज में कुछ कंप्यूटर्स आपके बनने शुरू हो चुके हैं, तो ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं यूनिवेक सीरीज भी शुरू हो गई अब। ठीक है, यूनिवेक 1108 जैसा हम कहते हैं यूनिवेक सीरीज भी यहां पर शुरू हो गई है। तो याद रखना कि ये दो जनरेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, कैसे क्वेश्चन आता है अभी डिस्कस भी करेंगे हम। जैसे हम कहते हैं कि सीडीसी कंप्यूटर आ गए 1604 ऐसे कंप्यूटर। अगर तुम्हारे वैसे तो अगर ये फाइलें क्लियर हो गई ना तो फिर तो बढ़ती ही बढ़ती हैं तुम्हारे पास। पंचायती राज 7000 सूचना सहायक, पुलिस डिपार्टमेंट में भी फाइल चल रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में तो कब की आ जाती भर्ती, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में 6000 सूचना सहायक की फाइल चल रही है। लेकिन उसका रीजन है आपसी मतभेद डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग कहता है कि सारा कंट्रोल हमें चाहिए, ड्यूट कहता है कि पेरेंट तो हम ही रहेंगे, हमारे अंडर में काम करना पड़ेगा। इस चक्कर में जैसे होता है ना, पुलिस और ये हाई कोर्ट ये ऑटोनॉमस होते हैं, ये कहते हैं हम अपने हिसाब से चलाएंगे। अब हाई कोर्ट का कोई, हाई कोर्ट की जैसे सिस्टम असिस्टेंट आई थी अभी, तो डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं ट्रांसफर का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। इस चक्कर में नहीं है, इसी चक्कर में तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने रिवोक कर लिया था 2013 में। आइए आइए 2013 में टोटल 6600 वैकेंसी आई थी, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट ने लास्ट में कहा कि भैया हमें हमारे हिसाब से दो, तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। 2000 सीटें कम कर ली थी उस वैकेंसी में, 4400 पे वैकेंसी हुई थी वो। किसका? यार आइए तो बहुत सिंपल सा है, आइए। मतलब जो इसके अंदर जो तुम कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लो, हिंदी इंग्लिश और पढ़ लो बस। हिंदी इंग्लिश पढ़ लो तो एलडीसी दे लो, सीईटी दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, फर्स्ट पेपर में सब पढ़ते हो। कंप्यूटर सेकंड पेपर में फंडामेंटल पढ़ ही लेते हो, डेटा प्रोसेसिंग पढ़ ही लेते हो। हिंदी इंग्लिश पढ़ ही लेना, वैसे टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी ना, चाहे कितनी भी वैकेंसी आए क्या फर्क पड़ता है।
टैक्स असिस्टेंट बहुत बढ़िया नौकरी है। नौकरी होती है डिपार्टमेंट पर बेस, पोस्ट मायने नहीं रखती है। डिपार्टमेंट कौन सा है? अभी नहीं देखा तुमने, कल परसों पकड़ा एक कांस्टेबल यूपी के अंदर, आरटीओ डिपार्टमेंट वाला है। आरटीओ डिपार्टमेंट में कांस्टेबल था वो। तो ये 500 करोड़ रुपए तो कैश मिला है उसके पास। इसके अलावा कितने किलो सोना, कितने किलो चांदी। ठीक है। बैंकर पैसा। एक बार अगर ध्यान हो तो दो, एक सूचना साइट ट्रैप हुई थी। सरिता कमल नाम था या कुछ था, सूरत कवर ऐसे कुछ था। बताएगा तुम्हें? आइए, आइए 2013 बैच की थी वो। हम्म। उसकी 13 तो दुकानें थी डब्ल्यूटीपी में। आरटीओ में पोस्टिंग थी उसकी। हम्म। आरटीओ है ना ये जालाना, यहाँ पोस्टिंग थी। इस बार तो बढ़िया है। इस बार वाला सूचना सहायक का जो बैच है ना, उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस बार सूचना सहायक वाले बैच के सारे बच्चों की पोस्टिंग कमाऊ वाली जगह है। रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, ठीक है, आरटीओ ऑफिस, जेडीए, नगर निगम, सब जगह। माइनिंग। पहले पिछली बार नहीं थी ये सब। पिछली बार तो मतलब ऐसे होता है, पीटे हुए डिपार्टमेंट थे पिछली बार। इस बार हेडक्वार्टर में आई ये नहीं है, सोचो लिए ही नहीं। सब बाहर की बाहर। पुलिस विभाग, पुलिस विभाग में भी है, साइबर क्राइम ब्यूरो में। इस बार आरटीओ में तो लिस्ट भी तीसरी निकल गई। नहीं तो वेटिंग खा जाते हैं ये। कल कल आई है ना लिस्ट, वापस आ तीसरी लिस्ट आ गई सूचना सहायक की। इसमें भी कंपटीशन ज्यादा नहीं आएगा, देखना तुम। लाख सवा लाख फॉर्म आएंगे ज्यादा से ज्यादा इस बार। पिछली बार तो क्या है कि वो 10,000 को देख के लोगों ने भर दिए फॉर्म। एग्जाम भी तो आधे जनों ने दिया था पिछली बार। 2.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम तो आधे आधे लोगों ने ही दिया, एक 20। अब एक 20 में से 10% बच्चे पास होते हैं वैसे। एक 20 ने एग्जाम दिया तो 10% ने तैयारी करी। और 10% का मतलब है 12,000 लोगों ने। इसलिए 6,000 सीटें खाली रह गई। और टीएसपी रह गई तो सारी सीटें खाली थी, 160 सीटें भरी थी, 850 सीटें थी लगभग। और अभी भी नहीं है। अभी भी मतलब कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर टीएसपी एरिया से कोई है तो 35 सॉरी 40 लिया ना पास है। अभी भी कोई है तो 40 लियो। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले बांसवाड़ा गया था, मैं सोच रहा था उधर कोई कॉलेज वॉलेज का प्लान कर रहा था, बीसीए। तो मेरे दोस्त वो यहाँ बीसीए कोई करता ही नहीं है, कॉलेज करके क्या करेगा। सही बात है, कोई नहीं करता उधर। उधर सब एसटीसी करते हैं। सब एसटीसी और बीएड उधर। मतलब इस बार उनके साथ तो चोट हो गई। उन्होंने क्या है कि डबल डबल एसटीसी कर रखी है। एक बार जनरल एसटीसी, दूसरी बार स्पेशल वाली। दो दो बार कर ली। और स्पेशल की एक ही भर्ती नहीं आई इस बार। हम्म। वही तो कह रहा हूँ ना। एसटीसी कर ली, बीएड कर ली, उनका एक ही टारगेट है, शिक्षक बनना है। हम्म, या तो शिक्षक या कांस्टेबल, दो ही है। बाकी बाद में लग जाए नौकरी, उसके बाद तैयारी करते हैं वो। जैसे पिछली बार टीएसपी एरिया से जो फर्स्ट रैंक आई है वो अपने बैच नंबर 3 की स्टूडेंट है, पिछली बार हंसा कंवर। दोनों में सिलेक्शन हुआ। तो थोड़ी सी इस बार थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है इस बार भी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है। भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूं कि भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाले केवल 10% है। केवल 10%। अभी प्रोग्रामर में देख लो।
सब चिल्ला रहे थे 70,000 सीट आई, 70,000 फॉर्म आए हैं, कंपटीशन ये होगा ये होगा। एग्जाम ही 26 दे के आए। 70,000 फॉर्म आए, एग्जाम 26,000 दे के आए केवल। अब 26,000 में से तैयारी मुश्किल से की होगी 2600 लोगों ने। सेम सीनियर की बात, पिछली बार सीनियर में कितनी पोस्ट थी? 289 पोस्ट। सब कह रहे हैं कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। फॉर्म आए 12,000, उसमें से एग्जाम दिया 6,000 लोगों ने। अब 6,000 ने एग्जाम दिया और उसमें से भी 289 सीटें पूरी नहीं भरी, 239 सीट ही भरी थी पिछली बार। और इस बार तो सीनियर में ज्यादा सीट है। तो इसलिए क्या है कि सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है कि आपकी तैयारी कैसे। और फिर अगर ये बोर्ड को या सरकार चाहेगी ना तो 2,200 सीटें भी खाली रख लेगी, 1,000 सीटें खाली रख लेगी आराम से, अगर वो चाहेंगे तो। पेपर थोड़ा सा भी क्या बना दिया, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया तो उसके बाद में क्या है कि उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग चालू हो जाएगी। अभी देखो ना, लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया कल परसों। एक्चुअल में होता है क्या है कि जब दो पेपर होते हैं ना, तो संतुलन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो टेक्निकल का होता है वो टेक्निकल ज्यादा पड़ता है, और जो नॉन टेक का होता है वो नॉन टेक ज्यादा पड़ता है। और जबकि पढ़ना क्या होता है, बराबर, दोनों बराबर पढ़ना होता है। हाँ, इसमें ये कर सकते हो कि एक में 40% पढ़ो, एक में 60%, ये कर सकते हो कि टेक्निकल अच्छा है तो 60% फोकस करो, इधर है तो ये। तो यहाँ पे वही सीधी सी कहानी है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो आप केवल रोटी नहीं खा सकते, रोटी के साथ में क्या चाहिए, सब्जी। बस वही वाली कहानी है, साथ साथ में चलती है, जितनी जितनी सब्जी होगी उतनी रोटियां चलेगी। तो बस साथ साथ में लेके चलो कि बढ़िया से टारगेट करो। पहले पेपर में टारगेट करो कि 70+, दूसरे पेपर में फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे पहले पेपर में तुमने 70, मैं कह रहा हूं पहले पेपर में तुमने 80+ अटेम्प्ट कर दिए और तुम्हें लग रहा है कि उसमें 17 एक सवाल सही हो रहे हैं, तो तुम दूसरे पेपर में ऐसे निश्चित होके जाओगे कि भाई मुझे तो केवल 50 एक सवाल करने हैं, इससे ज्यादा करने ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो कहानी सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेगेटिव नहीं करोगे तुम बिल्कुल भी। लेकिन पहले पेपर में 50 ही हुए, फिर पूरा प्रेशर आ जाएगा तुम्हारे किसमें, दूसरे पेपर में। अब 1 घंटे के अंदर तुम वो, हम कहते हैं ना कि वो हादसा बुला ही नहीं पाओगे जब तक दूसरा पेपर आ जाएगा आपके हाथ में। एक ही घंटे का टाइम मिलता है बीच में, 2 घंटे का पेपर, फिर 1 घंटे का टाइम, फिर दूसरा पेपर। तो ये है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, और इस बार तो अच्छी बात ये है कि सीनियर का पेपर पहले है, बेसिक का पेपर कब है, बाद में। तो पिछली बार हुआ ये था कि बहुत सारे जन बेसिक में फेल हो गए, लेकिन पास किस में हो गए, सीनियर में। ठीक है, क्योंकि रीजन नहीं कि भाई सेकंड पेपर तो बहुत, अब मैं कह रहा हूं, सीनियर का पेपर तो ऐसा पेपर था कि कोई भी कर ले, आराम से था उसमें। लेकिन फर्स्ट पेपर में लंका लगा दी उन्होंने। ठीक है, अब देखो समझो कि ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में मेजर जो ड्रॉबैक है वो आपका, ठीक है, साइज का ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरेशन हमारी मानी जाती है वो कौन सी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। आप कह रहे हैं कंप्यूटर के इतिहास में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल इस जनरेशन का है। कि हम कहते हैं कि लगभग 1965 के समय ये जनरेशन शुरू होती है और 1975 तक लगभग ये चलती है। और इस जनरेशन में जो महत्वपूर्ण रूप से जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, आईसी। और आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपका बेसिक पार्ट है। ठीक है, और यहीं से हम कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार की पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर साथ में कई बार इसका जो नाम होता है जिसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन चिप। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आईसी कौन से पदार्थ से बनी होती है, सिलिकॉन से। ठीक है, आज हम कहते हैं ना कि भाई सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आज आईसी में सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम और आर्सेनाइड था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी, इसलिए चिप बनाने में आजकल प्रमुख रूप से किसका यूज हो रहा है, सिल्वर। तभी तो सिल्वर भाग रहा है। चांदी क्यों भाग रही है, क्योंकि चांदी की एप्लीकेशंस बहुत सारी है।
भाई गोल्ड तो केवल पहनने में काम आता है, लेकिन सिल्वर की एप्लीकेशन बहुत सारी है कि हर क्षेत्र में काम है। मेडिकल साइंस में आदमी जल जाता है, उसके ऊपर जो वो लेप लगाते हैं वो पूरा किसका होता है? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं आपके जैसे जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे सिलिकॉन के पैसे क्या होंगे? बढ़ते ही जाएंगे। सिलिकॉन बढ़ता, डिमांड बहुत ज्यादा है सिलिकॉन की, इसलिए वो ज्यादा है। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर प्रमुख रूप से तो हम कहते हैं कि अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करने लगे हैं, और यहां थर्ड जनरेशन की एक प्रचलित भाषा है जो कि कौन सी है? बेसिक। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बेसिक कौन सी जनरेशन की भाषा है, तो कौन सी जनरेशन की भाषा है? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज आपकी यहां पर यूज होती है। ठीक है, साथ में हम कहते हैं कि स्पीड आपकी हो गई, और इसके अलावा हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में अब किसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया? कीबोर्ड। और कीबोर्ड के साथ साथ में किसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया? माउस। ठीक है, हम कहते हैं 1964 के लगभग आपके डगलस सी इंजलबर्ट ने माउस बनाया, यूज किया। तो यहां पर पहले से काम करना बहुत आसान हो गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो ये आईसी है, आईसी का वर्गीकरण होता है किसके बेस पे? आईसी को कैटेगराइज किया जाता है किसके बेस पर? ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बेस पर। किसके बेस पे? नंबर ऑफ कि ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है। इसलिए हमने पिछली क्लास में अगर याद हो तो मैंने कहा कि इसमें प्रमुख रूप से एमएसआई और किसका यूज हुआ था? एलएसआई का। यहां एलएसआई और एमएसआई वाली है। ठीक है, तो शुरुआत में जो आईसी बनी जिसका नाम एसएसआई था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, उसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 100 से भी कम थी। ठीक है, और आज जो आईसी हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें आईसी की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे साइज कम होती गई, क्षमताएं बढ़ती गई। तो यहां पर ये आपकी थर्ड जनरेशन आपकी और हम कहते हैं कि प्रमुख रूप से यहां पर, ठीक है, प्रमुख रूप से हम कहते हैं कि यहां ऑपरेटिंग सिस्टम की उत्पत्ति होती है। एक एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन, देखो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वहां प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग ऐसी चलती थी, और प्रोग्रामिंग भी जो होती थी वो हार्डवायर्ड थी। हार्डवायर्ड मतलब हार्डवेयर पे सीधी की जाती थी। ठीक है, धीरे धीरे हम यहां पर यूज करने लगे मेमोरी। अभी भी कोर मेमोरी के नाम से ही यूज होती थी, मैग्नेटिक कोर थी। लेकिन अब हम कहते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स की यहां पर उत्पत्ति होना शुरू होती है। आईसी की बात करें तो आईबीएम के कंप्यूटर बने। जैसे हम कहते हैं कि आईबीएम आपके प्रचलित कंप्यूटर है, आईबीएम के 360, 3670। ऐसे ही आपकी यूनिवेक 1108 कहीं, ठीक है, इसको दोनों सेकंड जनरेशन में भी शामिल किया गया है, थर्ड जनरेशन में भी शामिल किया गया है। ऐसे हम कहते हैं कि दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर बना जिसका नाम क्या था? पीडीबी 8। ठीक है, हम कहते हैं कि मिनी कंप्यूटर था जिसे 1965 में क्या किया गया? बनाया गया। इसी दौरान बहुत सारी लैंग्वेज और बनी, जैसे पास्कल है, अल्गोल है, आपकी एलआईएसपी है, बहुत सारी लैंग्वेज हम का। लेकिन प्रमुख रूप से यहां पे ऐसे तो हम कहते हैं 1972 में कौन सी लैंग्वेज भी आएगी? सी लैंग्वेज। ठीक है, 1972 में कौन सी लैंग्वेज थी? सी लैंग्वेज, वो भी यहां पर है। तो यहां पर ये आपकी थर्ड जनरेशन है जिसका उपयोग करने के बाद कंप्यूटर का साइज पहले से बहुत छोटा हो जाता है। कि भाई हम कहते हैं कि जो मेजर इशू पहले था वो किसका इशू था? साइज का। ठीक है, अब साइज अगर बात करें पहले से क्या हो गई है? बहुत ज्यादा क्या हो गई है? कम हो गई। इसी समय पर अगर देखो तो अगर याद हो तो अगर नाम CDC 6600, यह भी 1965 में बना था। ठीक है, जो आपके सुपर कंप्यूटर की नींव रखता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके जैसे आता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हम हर किताब में पढ़ते हैं क्रेवन 1976। लेकिन वास्तव में जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600, जो 1965 में क्रेस सिमोर ने ही बनाया। लेकिन बाद में उसने कहा कि इस पर चेंजेस करेंगे और नया कंप्यूटर बनाया जो आपका क्रे 1, जो उसी का एडवांस पार्ट था। तो अगर याद आगे हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर में एग्जांपल्स की जब बात करेंगे तो ये आपका है।
ऐसे ही हम कहते हैं कि यूनिवेक की कहानी, बहुत सारे कंप्यूटर आपके यूज है। यूनिवेक AC9000 नाम से था। अब मेजर तो साइज की समस्या थी, वो धीरे धीरे हम कहते हैं खत्म होने लगी। फोर्थ जनरेशन यहां आ गई है, और लगभग हम कहते हैं कि 1975 से लेकर 1989 का समय, ठीक है, आपके जो हार्डवेयर है वो प्रमुख रूप से जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर कौन सा आ गया आपके, VLSI। VLSI का पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहते हैं कि वेरी लार्ज स्केल, आपका क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ये भी एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है। या इसी में हम कहते हैं कि किसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। अब देखो, इंटेल 4004 बना तो कब था, 1971 में, लेकिन बना का यूज कहां हुआ है, फोर्थ जनरेशन। देखिए आपके यहां पर इसे प्रमुख रूप से यहां पर काम में लिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि आपके जो माइक्रो प्रोसेसर, देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है वो, और इसी जनरेशन में आपके किसकी भी बात होती है, किसकी बात होती है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अलावा कौन से कंप्यूटर्स भी हो गए हैं, सुपर कंप्यूटर। देखिए जैसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर भी बने, तो यहां पे जैसे आपके ऑल्टेयर, ठीक है, ऑल्टेयर 8800 आपका था। ठीक है, जैसे कि आईबीएम, आईबीएम के कुछ पीसी बन गए। ठीक है, आपका क्रे फर्स्ट, क्रे फर्स्ट यहां पे बन गया। ऐसे ही सुपर कंप्यूटर में क्रे XMP सीरीज, ये भी सुपर कंप्यूटर की सीरीज थी। तो यहां पर ये जितने भी कंप्यूटर्स आपके माने जाते हैं वो कौन सी जनरेशन के माने जाते हैं, फोर्थ। इसी जनरेशन में देखो एप्पल के पीसी आ गए, एप्पल कंप्यूटर आ गए। तो हम कहते हैं कि एप्पल कंपनी ने भी कंप्यूटर बना दिए। इसी समय पर एक वैक्स नाम से कंपनी थी, वैक्स 8000। तो हम कह रहे हैं यहां पे प्रमुख रूप से वो कंप्यूटर बनने लगे जो यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो आप कह रहे हैं यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिस पर कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर यहां पे बने, जैसे एग्जांपल तो अनलिमिटेड है, हम कुछ याद रख सकते हैं केवल, जैसे स्टार 1000 आपका था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कौन सी पीढ़ी की देन है, कौन सी, फोर्थ है। ठीक है, और साथ में हम कहते हैं कि कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि हाई स्टोरेज, ठीक है, हम कहते हैं कि हाई स्टोरेज सेकेंडरी डिस्क। ठीक है, सेकेंडरी डिस्क का भी उपयोग यहां पर किया जाने लगा। साथ में अगर आप याद रखना चाहो तो ये वो जनरेशन है जिसमें प्रमुख रूप से आपके मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी शामिल की गई है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मेमोरी कौन होती है, जैसे रैम हो गई, जैसे रोम हो गई। ठीक है, जैसे कि कौन सी मेमोरी, कैसे मेमोरी हो गई, ये सब कौन सी होती है, सेमी कंडक्टर। ये लिखो जल्दी से। याद रखना कि इसमें थर्ड जनरेशन में ये भी लिख लेना लास्ट में, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परिचय है वो प्रमुख रूप से तीसरी पीढ़ी में हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन में याद रखना चाहो, जैसे जीयूआई, नाम सुने जीयूआई, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां जीयूआई था। अभी हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जीयूआई। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसी पीढ़ी में हम आपके प्रमुख रूप से, ठीक है, कौन से नेटवर्क की भी बात करते हैं, इंटरनेट। हम ये जनरेशन में वैसे नहीं आते हैं बस, लेकिन हमें बेसिकली याद रखना है। ठीक है, 1990 के आसपास दुनिया को इंटरनेट आधारित पहला नेटवर्क बना था, जिसका नाम क्या था, अर्नेट।
अर्नेट, ERNET, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। आरनेट भी कहते हैं उसको, जो TCP IP पर आधारित फुल्ली ऑपरेशनल नेटवर्क था। याद रखना कि हार्डवेयर के साथ साथ में ये टेक्नोलॉजी भी है, मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं कि कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में भी याद रखना। ट्यूशन कर लिए तुमने फर्स्ट बुक फर्स्ट यूनिट के? हम्म। अरे क्वेश्चन कर लिए क्या? क्यों? मैं टेस्ट बहुत लेता हूँ, रोज टेस्ट में कभी भी ले लेता हूँ, ये भी ध्यान रखना। कल कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज जनरेशन खत्म, कल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर खत्म। और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के नाम से आता है, जिसमें से ऑन एवरेज एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और इसका कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूँ। अब BC के एग्जाम है ना शायद अभी तो। कब है फाइनल ईयर के? सेमेस्टर है ना अभी शायद। दिसंबर में है, जनवरी में है? तुम्हारी क्लास में नहीं है फाइनल ईयर का कोई भी? हो गया नोट?
चलिए देखो, समझो कि यहाँ पर अब अगली जो नेक्स्ट जनरेशन अभी जो हम चल रही है, वो कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन। ये हम कहते हैं कि अभी जो जनरेशन हम काम में लेते हैं, फिफ्थ जनरेशन, जिसे प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड, आगे भी आगे जिसकी बात होगी। तो यहाँ पे देखो, फिफ्थ जनरेशन की जब भी हम बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में देखिए, टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो प्रमुख रूप से वीएलएसआई को रिप्लेस कर कर कौन सी टेक्नोलॉजी है? यूएलएसआई। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं इसका फोकस जो है वो किस पर है? एआई पर। ठीक है, हम कहते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कौन सी लैंग्वेज पर कौन सी जनरेशन पर बेस है? इसमें पांचवी पीढ़ी किस टेक्नोलॉजी पर है? एआई। एआई में अलग अलग तरह की लैंग्वेज आपकी यूज होती है। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि एक जापानी भाषा कौन सी है? प्रलोग। ऐसे एलआईएसपी का यूज होता है, और इसी तरीके से अभी सबसे प्रचलित लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। ये सब किस में यूज होती है? एआई। तो इसके अलावा इसका मेन जो पर्पज है, वो मेन पर्पज है वो नेचुरल, ठीक है, आपका लैंग्वेज, ठीक है, प्रोसेसिंग, इस तरीके के कंप्यूटर को डिजाइन करना, ठीक है, जो सामान्य भाषा को समझकर क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। जैसे आजकल होता है ना, वॉइस असिस्टेंट, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, कोर्टाना हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका यूज किया जा सकता है? मशीन लर्निंग। ठीक है, हम कहते हैं कि इसी पार्ट में हम मशीन लर्निंग, तो आजकल जो आपकी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जैसे नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे कौन सी है? क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये आपकी एमर्जिंग, जैसे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कुछ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नाम से दी गई है, ये आपके जनरली क्यूबिट्स पर बेस होता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गए। आजकल क्यू एलईडी का नाम सुना है? जैसे एलईडी होता है वैसे ओएलईडी होता है, क्यूएलईडी होता है, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो अलग अलग जगह पर आजकल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो प्रमुख रूप से जैसे मान लीजिए जो आपके रोबोट आपके हैं वो इसमें बने हुए हैं। आजकल आपने आईओटी डिवाइस का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस आपकी होती है जिससे आपके यूज होती है। आजकल हम अन्य नाम सुनते हैं, स्मार्ट होम का नाम सुना होगा, आपके सेंसर्स के नाम सुने होंगे। बाकी अगर बात करें जैसे आपके जैसे ये लैपटॉप वगैरह सब यही आपके क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। तो मेन याद रखना कि एआई, एआई के जनक कौन है? एआई के जनक कौन है? जॉन मकार्थी। बताया था ना कि एआई के जनक कौन है? जॉन मकार्थी। तो लिख लो इसमें बस ये। देखिए, आपके जैसे स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, आजकल स्मार्टफोन हो गए, वो सब इसी में पार्ट आते हैं। तो जितनी भी एआई पर आधारित डिवाइसेस होते हैं ना, जिसे कहते हैं एआई पावर्ड डिवाइस, एआई पर आधारित जितनी भी डिवाइस होती है वो सब इसी में आती है। तो मेन याद रखना कि ये वाला पॉइंट आता है एआई। एआई पे लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपसे ये डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट है, किसे किस तरीके से डिफाइन किया गया है।
हो गया नोट? तो याद रखना कि जनरेशन्स की जब भी बात की जाए तो जनरेशन टोटल कितनी जनरेशन है? पांच। पहली जनरेशन किस पर बेस है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया गया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को किससे? आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को किससे रिप्लेस किया गया? वीएलएसआई। वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी किस पर बेस है? यूएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मशीन भाषा पर आधारित कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं? कौन सी? फर्स्ट जनरेशन। पूछ लिया जाए एआई पर आधारित कंप्यूटर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग प्रमुख रूप से कब किया गया? बेसिक। कौन सी पीढ़ी की भाषा है? फोर्थ जनरेशन। अब देखो ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, लास्ट में हमें इसी से संबंधित याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या होता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल पर बेस आपके। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो आपके जो पहला कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का क्या नाम था? एनिएक। ठीक है, एनिएक नाम से कंप्यूटर था और एनिएक का जो पूरा नाम आपको याद रखना है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। ठीक है, हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपके वैसे तो कंप्यूटर शब्द आएगा, लेकिन अगर कंप्यूटर शब्द नहीं आए तो आपका कैलकुलेटर वर्ड आपका यूज होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकेंडली जो नाम आपको याद रखना है जिसे क्या कहा जाता है? एडवेक। ठीक है, एडवेक का जो पूरा नाम आता है जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज होता है वो ये है। ठीक है, इसके बाद में एक और पार्ट आपका था जिसे हम क्या कहते हैं? एडसेक। ठीक है, एडसेक की जब भी बात की जाए तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिले। ठीक है, डिले स्टोरेज। ठीक है, डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। ठीक है, आपके कैलकुलेटर वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर इसके लिए। और लास्ट में हम कहते हैं एक और कंप्यूटर यूज किया जाता है जिसे कौन सा कहते हैं? यूनिवेक। और यूनिवेक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। ठीक है, आपके कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या आ जाते हैं कि एडवेक का पूरा नाम क्या होगा, एडसेक का पूरा नाम क्या होगा, ये चारों ही कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं? फर्स्ट जनरेशन। अब इसमें अगर बात करें जो आपका इनिशियल लेवल पे जो फर्स्ट कंप्यूटर माना गया ये है, तो हम कहते हैं कि यहां पर याद रखना चाहो लगभग 1945 के अंदर, ठीक है, हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बनने वाला जो ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को कंसीडर किया जाता है आपका फर्स्ट। ठीक है, हम कहते हैं इसे कहा जाता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, आपका कहा जाता है कि प्रथम, ठीक है, सामान्य उद्देश्य का, ठीक है, उद्देश्य का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो हम कहते हैं कि वह कंप्यूटर है जो सामान्य रूप से पहली बार यूज हुआ और इस कंप्यूटर के अंतर्गत हम कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती थी,
हम कहते हैं कि आपके नॉट बेस्ड ऑन, याद रखना, ठीक है, ये किसी भी संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित नहीं था। इसमें प्रोग्राम संग्रहित नहीं होते थे। कि इसमें डायरेक्टली अगर बात करें, हम हार्डवेयर का उपयोग करके क्या करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे। किसके माध्यम से करते थे? प्रोग्रामिंग करने के लिए इसमें याद रखना किसका यूज होता था, प्लग बोर्ड, और किसका उपयोग किया जाता था, स्विच। ठीक है, इसके माध्यम से यूज होते थे। इतना आता नहीं है, लेकिन बस याद रखो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका पूछ लिया जाए तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा? ठीक है, कौन सा? ये वाला। तो इसमें हम कहते हैं कि आपके ये सब कंप्यूटर किस पर बेस है, बताओ? वैक्यूम ट्यूब पर। किस पर बेस है? वैक्यूम। तो हम कहते हैं अगर याद रखना चाहो तो लगभग इसमें 18,000 आपकी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये। फिर धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट आने लगे और एक व्यक्ति का नाम चर्चा में आया जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमन ने कहा कि भैया तुम डेटा और प्रोग्राम को अलग अलग जगह पे रख दो, एक ही जगह पे रखो। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम। तो यहां पर हम कहते हैं कि इसके बाद में जो कंप्यूटर बना जिसका नाम क्या रखा गया, एडवेक के नाम से रखा गया। और ये हम कहते हैं कि 1949 पर ये भी यूएसए में बना। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन कौन से वाले पे, स्टोर्ड प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि कहा जाता है कि संग्रहित प्रोग्राम, ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा, अवधारणा का पहला कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर। क्या आप कह रहे हैं इनिशियल लेवल पर जो कंप्यूटिंग की बात की जाती है, जहां पहली बार प्रोग्राम का स्टोरेज किया गया किसी सिस्टम के अंदर, वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर माना जाता है, एडवेक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एडवेक कंप्यूटर आपका यहां पर यूज किया गया जिसमें प्रोग्रामिंग करना संभव हुआ इनिशियल लेवल पे। फिर धीरे धीरे अगर बात करें हम यहाँ पे एक नए आर्किटेक्चर, तो एक तरीके से स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया अगर पूछा जाए तो यहां पर, तो याद रखना इसको हम कौन सा आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है, जॉन वॉन, ठीक है, न्यूमन आर्किटेक्चर। ये सीओ का पार्ट आता है, आर्किटेक्चर वगैरह वहां डिटेल में बताऊंगा। इसे जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि भाई इसमें प्रोग्रामिंग करना तो शुरू कर दिया गया, लेकिन ठीक है इसके बाद में ये कंसेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जो पहली बार इंप्लीमेंटेशन किया गया वो कौन से कंप्यूटर में किया गया, इसमें। ठीक है, ये भी कहा 1949 यूएसए में। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है, आपका कहा जाता है कि ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली बार प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम पर आधारित प्रैक्टिकली अगर जिस पे इंप्लीमेंटेशन किया गया है वो आपका कौन सा है, ये। ठीक है, फिर ये जो पार्ट आता है इसे कहा जाता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस, ठीक है, हम कहते हैं कि जनरल पर्पस कौन सा कंप्यूटर, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, हम कहते हैं कि बाजार में उपलब्ध कराया गया व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक उद्देश्य का प्रथम सामान्य कंप्यूटर। बोले कि बाजार में ये कंप्यूटर पहली बार उपलब्ध कराया गया जिससे पहली बार अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका के एक विभाग ने खरीदा, किसके लिए, जनगणना करने के लिए। शुरुआत में जनगणना करने के लिए जिस पार्ट का यूज किया गया, तो ये भी हम कहते हैं कि 19 आपके, ठीक है, 51 में यूनाइटेड स्टेट्स में। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे ये, तो याद रखना कि ये इसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये कहां पर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, बस ये लिख लो जल्दी से। मतलब जो पहली बार जो बेचा गया कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवेक।
यहां पर स्टोरेज के लिए आप याद रखना चाहो तो किसका यूज करने लगे? मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप का उपयोग यहां करने लगे। यहां पर स्टोरेज के लिए अगर याद रखना चाहो तो मरकरी डिले लाइंस। अब ये याद रखने वाले कंसेप्ट ना सारे, कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको डायरेक्ट आ जाता है। अब जैसे एनईएक हो गया, एडवेक हो गया और यूनिवेक, याद रखना अमेरिका वाले जितने भी कंप्यूटर किसने बनाए? जेपी इक्रिट और जॉन मार्कले। और आपका यूके वाला कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। ये उसके कंसेप्ट पर बेस्ड था। लिखना चाहो तो यहां पे लिख लेना इसके, जेपी इक्रिट एंड जॉन मार्कले। प्रमुख रूप से ये, बाकी उनकी टीम में पूरी टीम लगी हुई है, कि हम कहते हैं पूरी टीम है। फिर एडवेक जो आया तो एडवेक में याद रखना जेपी क्रीट, जॉन मार्कले प्लस जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, ये वाला एक याद रखना, इसमें एक नए व्यक्ति को और शामिल किया गया था जिसका नाम क्या था? मॉरिस, मॉरिस विकीज। मॉरिस विकीज नाम, वैसे नाम कभी आए नहीं है, बस केवल जेपी क्रीट और जॉन मार्कले आता है। ये भी किसका है? जेपी क्रीट प्लस जॉन मार्कले। बाकी उनके सहयोगी हैं, मेन इनके नाम आते हैं। अब जैसे होता है ना, ये कई बार आता है कि भाई इस लैंग्वेज को किसने बनाया, तो सी लैंग्वेज किसने बनाई? किसने बनाई? डेनिस रिची। लेकिन अब जैसे मान लो कि यूनिक्स भाषा किसने बनाई, तो हम कहते हैं डेनिस रिची के साथ केन थॉमसन और उनके सहयोगी। टीम काम करती है पूरी एक साथ, लेकिन मेजर नाम आता है इनमें से एक जने का।
बुक लाए हो तुम में से कोई फर्स्ट यूनिट वाली? हम्म, देने। जो सब्जेक्ट पढ़ो उसकी तो बुक डेली होनी चाहिए आपके पास, फर्स्ट यूनिट। तो सॉल्व करना शुरू करो, जो जो क्वेश्चन हो गए उनको सॉल्व करो, जो नहीं हुए उनको हम बाद में, जैसे आज आपको फर्स्ट यूनिट सॉल्व करनी है। और फर्स्ट यूनिट में से आप जब सॉल्व करोगे, जिसमें से कल खत्म हो जाएगी एक तरीके से, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कल खत्म हो जाएगा। तो कल खत्म हो जाएगा तो आपके पास में वीक सैटरडे संडे में, संडे को आराम से करो, 310 सवाल है। अब 310 क्वेश्चन सवाल कर लोगे तो एवरेज एक सवाल आता है यहाँ से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने, जनरेशंस के जो क्वेश्चंस हैं। याद रखना, जनरेशन में जो ईयर होता है वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली चलता है, ठीक है। कभी 1940 से 1950 दिया हुआ मिलेगा, हम एनसीईआरटी को मानते हैं, एनसीईआरटी के बेस पर हम चलते हैं, तो उसमें ये दिया हुआ है। आरबीएसई में अलग दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की बुक में अलग दिया हुआ है, ठीक है। वर्धमान की बुक में हम अलग देखेंगे, वहां है तो। लेकिन हमें क्या करना है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें चलना है कि भाई ये वाला भाग है और इसमें ये सब पॉइंट्स आपके आते हैं। अब ये जैसे आपकी बुक है, टोटल कितने सवालों के लिए? 10 सवाल। ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 10 बता रहा हूं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो 10 में से 10 सवाल सही कर जाओगे, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो, ठीक है, आउट ऑफ इस बुक में से आएगा। इसमें सब सब क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, चाहे राजस्थान हो चाहे अदर एग्जाम्स हो। तो आज आप सॉल्व करना, ओके, नोट। तो याद रखना कि ये आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट आता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो वर्ड फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ आपके सिलेबस में है। तो इसमें पहले कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, कंप्यूटर, ठीक है, का इतिहास क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है, और एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसे कहते हैं कंप्यूटर के टाइप्स, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक्स मिलाकर इंट्रोडक्शन के नाम से यहां पर जाने जाते हैं। आओ, तुम कौन से बैच के हो? हम्म, हम्म, बढ़िया है, सही। मैंने कसम खाई थी कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं डेली खा रहा हूँ। डेली, पिछले अभी लिस्ट आई उसमें है, क्या नाम है? बढ़िया है, देखो कौन सी है, दादू दयाल। दादू दयाल तो महेशनगर में है। पक्का खीर मोहन लाया होगा। नहीं लाया खीर मोहन? तो गंगापुर गए हैं, चलो अच्छी बात है। देखो, तो तीसरी लिस्ट में आया नाम, आ गया बस। चाहे पहली में आओ चाहे दूसरी में आओ तीसरी में आओ, नाम आना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। हम्म, अब देखो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आपके, कई बार क्या होता है, जैसे पिछली बार आई कंप्यूटर अनुदेशक में भी फेल होने का बहुत बड़ा रीजन क्या था, कि जैसे 9 क्वेश्चन में फेरबदल हुआ, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, 4 के उत्तर चेंज हुए। अब आपके 5 क्वेश्चन वही डिलीट हो गए जो आपके सही थे, तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। यही होता है ना कि, और जिसके गलत थे उसके मजे हो जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग जोड़ के बैठा था वो तो, गलत वाला। अब जैसे ही होता है तो डिलीट, तो अब तो वैसे भी बहुत कम डिलीट होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में तो होते ही होते हैं। कंप्यूटर के अभी जैसे लाइब्रेरियन का रिजल्ट है उसमें भी 7-8 है, इसमें तो फिर भी कम है। जूनियर अकाउंटेंट में 23 सवाल डिलीट हुए थे। अब सोचो एक सवाल 3 नंबर का था, 23 सवाल जिसके डिलीट, और वही डिलीट हो गए।
तो 69 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारे नंबर इतने आए कि हमें ये फर्क नहीं पड़े कि कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। हमें हमेशा मार्जिन लेके चलना है। मार्जिन कितना? 20 सवाल का मार्जिन लेके चलो। कि 20 सवाल का मार्जिन लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी, ठीक है, एग्जाम में आप 5-7 तो डिलीट भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किस्मत खराब होती है कई बार। अब जैसे पिछली बार सूचना सहायक 2018 में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, 7 सवाल डिलीट हुए। अब 7 सवाल डिलीट होने का मतलब कट ऑफ 68 पॉइंट समथिंग गई थी। अब जिनके भी डिलीट हुए तो वो 68, जिसके 70-71% थे, वो सब किसके नीचे आ गए? कट ऑफ के नीचे आ गए। ठीक, कहाँ से हो तुम? करौली, बड़ी बढ़िया है। देखो, तुम ही खाओ तुम्हें कैसे वो बंगाली मिठाई पसंद है मुझे, हैं? हम्म, चलो, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। पोस्टिंग थोड़ी हुई है अभी। खाओ तुम। अरे खा ले पूरी। चलो, मैं तो एक खाऊंगा, बाकी खा। देखो, तुम्हारे भी सही टाइम पे है। मेरी क्या है कि सबसे, ठीक ठीक है ना, मिल रहा हूँ, आ रहा हूँ देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दिवाली पे मेरे को मिठाई की बहुत जरूरत होती है, और हमेशा क्या होता है, रिजल्ट दिवाली के आसपास आता है, तो ऐसे डब्बे भर जाते हैं। तुम्हारा रिजल्ट भी दिवाली के आसपास ही आएगा। अगस्त में तुम्हारा एग्जाम है, तो सितंबर अक्टूबर आ जाएगा रिजल्ट तब तक। और रिजल्ट आ गया तो ये मानो कि फिर मिठाइयों का अंबार। हम्म, अब मैं क्या छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। बढ़िया है, खाते रहो मिठाई है। चलिए देखो, अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले भाग में से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अब तो आप बता सकते हो, पढ़ लिया हमने। ठीक है, जनरेशंस की कहानी में जैसे मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जैसे इस तरीके से, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आता है डायरेक्टली कि यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही क्रम चुनिए। तो इसमें क्या हो गया कि पांचों को एक साथ ही पूछ लिया। उसने कहा कि भाई अलग अलग बताने का कंसेप्ट नहीं है, पांचों एक साथ बता दो कि भाई कौन सी जनरेशन में क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि पहली पीढ़ी में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। हमेशा जब भी मिलान करने वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसमें से एक पॉइंट ढूंढ लो कि वैक्यूम ट्यूब है तो बी नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब वैक्यूम ट्यूब के बाद में क्या आता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद में आईसी, आईसी के बाद में वीएलएसआई, वीएलएसआई के बाद में यूएलएसआई। बस केवल वीएलएसआई और यूएलएसआई को आगे पीछे किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन जनरेशन में आपका, यहाँ पे देखो इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहां पर कई बार इस वाली एग्जाम में जैसे ऐसे कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन और निर्मित किया था। ये तो हमें याद है कि जेपी क्रिटोर्गी की है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रखने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, पेनिसिलिन, तो याद रखना पड़ेगा ये आपको। फिर ये आपकी सारी बुक में क्वेश्चन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गया। देखो ये, अब देखो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, यूनिवेक में किसका उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है यूनिवेक कौन सी जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन। प्रमुख रूप से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा आता है इससे। ठीक है, अगला जो पार्ट आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है, फुल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जनरेशन में कि प्रथम स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है एनीक का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सब में कैलकुलेटर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड आपका कौन सा हो गया, ठीक है, बी आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका जैसे इस तरीके से पूछ लिया गया, ये वाला कि क्वेश्चन आ गया कि आपके जैसे जे डब्ल्यू मार्कले जेपी एकरेट द्वारा प्रथम निर्मित यांत्रिक पुर्जो रहित आपका कंप्यूटर कौन है। यांत्रिक मतलब जो मैकेनिकल कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक है, उल्टा पूछ रहा है। अब पहले पूछा मैकेनिकल होता, आप कहते मैकेनिकल नहीं है, तो मैकेनिकल नहीं है तो कौन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक कौन है,
कौन सा है, Na का है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी तो क्वेश्चन तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां से जो पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया कि आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। 1971 में, आगे प्रोसेसर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे प्रोसेसर बनाया जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद में देखो अगला जो है, इस तरीके से ये क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम में आ गया, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में, कुछ के तो नाम भी नहीं लिखे हुए। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी सामान्यतः किससे बनी होती है, सिलिकॉन। तो एक ही क्वेश्चन देखो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जगह पर रिपीटेड है, तो आप सभी को याद रखना है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको जैसे इस तरीके का बनता है। नेक्स्ट, ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट। अब कभी आ जाएगा कि सेकंड में ट्रांजिस्टर किस में यूज हुआ, कभी आ जाएगा वीएलएसआई किस में यूज हुआ, कभी आ जाएगा आईसी किस में यूज है। तो हमेशा अगर बात करें, हर एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जनरेशन में से और एक और सवाल बनता है, वो लास्ट किसका बनता है, एग्जाम्पल का, कि जैसे IBM 1401 कौन सी पीढ़ी में है, कौन पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, कौन दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद करिए, रिवाइज करिए। कल हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर देंगे। कल लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा बाद में, कभी भी ले सकता हूं। तो आपके पास लगभग 300 के करीब सवाल हैं, तो जो जो पढ़ लिए उनको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे हम कल मिलते हैं।